अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मनियार मोहम्मद ज़करिया और आज हम इस लेक्चर में सबक नंबर 5 सानवी माशी सरगर्मियाँ का जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा लेक्चर है ये, उसे हम समझेंगे। ये जो हिस्सा है इस सबक का, जिसमें सनदों के महले वकू पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, तो ये जो हिस्सा है इस सबक के अंदर का, ये बहुत ही अहमियत वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, जिसमें बहुत ज़्यादा सवाल जवाब जो है आपको एग्ज़ाम में इस पे पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर सनदों के महले वकू पर असरअंदाज होने वाले तबई अवामिल कौन से हैं, सनदों के महले वकू पर असरअंदाज होने वाले माशी अवामिल कौन से हैं, बयान कीजिए। तो इस तरह से ये मुफस्सिल जवाब में सवालात आ सकते हैं या मुख्तसर नोट में पूछा जा सकता है। तो ये ज़्यादा मार्क्स के लिए इस पर सवालात आ सकते हैं। तो सनदों के महले वकू पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन कौन से होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी इलाके में अगर हमें सनदों का क़याम करना है तो उस इलाके के अंदर कौन कौन से अवामिल का होना ज़रूरी है। तो उन अवामिल के होने के वजह से ही हम उन इलाकों में सनदों का क़याम कर सकते हैं। अगर उन इलाकों में साजगार अवामिल ना पाए जाते हो तो वहाँ पर हम सनदों का क़याम जो है नहीं कर सकते। तो इस तरह के 4 अहम अवामिल है जो सनदों के महले वकू को असरअंदाज करते हैं। पहला अवामिल है तबई अवामिल, उसके बाद है माशी अवामिल, सियासी अवामिल और दीगर अवामिल जो सनदों के महले वकू को असरअंदाज करते हैं। और तबई अवामिल का मतलब है जो कुदरती अवामिल होते हैं, यानी कि जो पहले से किसी भी इलाके में कुदरती तौर पर जो चीज़ें मौजूद होती हैं, मिसाल के तौर पर आबो हवा, उसके अलावा खाम माल की दस्तयाबी, पानी और बिजली की फराहमी, उसके अलावा ज़मीन की दस्तयाबी, ये सब कुदरती अवामिल है जिनका होना उस इलाके में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। उसके अलावा है माशी अवामिल में मज़दूर, आमोदरफ्त, बाज़ार से नज़दीकी होना चाहिए सनदों की, और सरमाए की ज़रूरत होती है। उसके अलावा है सियासी अवामिल जिसमें जो हुकूमत होती है मुख्तलिफ़ किस्म की सियासी पॉलिसी बनाती है सनदों के लिए, और अलग अलग सनती इलाके बनाती है जहाँ पर सनदों की तरक्की हो सके और उनको कायम किया जा सके सनदों को। उसके बाद है दीगर अवामिल। दीगर अवामिल में महले वकू की तकसीम और सनती इर्तिकाज़। तो ये तमाम अवामिल को हम मुफस्सिल समझेंगे एक के बाद एक। तो सबसे पहले तबई अवामिल फ़िज़िकल फैक्टर्स। तो इसमें पहला है तबई अवामिल में आबो हवा, उसके बाद खाम माल की दस्तयाबी, पानी और तवानाई, बिजली की फराहमी, मुंतखबा ज़मीन, मकाम और ज़मीन की दस्तयाबी। तो सबसे पहले हम देखेंगे आबो हवा। शदीद आबो हवा सनतों के क़याम के लिए नामुवाफिक होती है, यानी कि जिन इलाकों में शदीद किस्म की आबो हवा पाई जाती है ऐसे इलाके सनतों के क़याम के लिए नामुवाफिक होते हैं। यही वजह है कि शदीद गर्म, सर्द और मरतूब खुश्क आबो हवा वाले इलाकों में सनतों को फ़रोग नहीं हासिल हुआ है। तो जिन इलाकों में शदीद गर्म आबो हवा, सर्द और मरतूब खुश्क आबो हवा पाई जाती है ऐसे इलाकों में नासाजगार आबो हवा होने की वजह से सनतों को फ़रोग हासिल नहीं हुआ है। मसलन भारत के इंतहाई शुमाली इलाकों और शुमाल मगरिबी इलाकों में सनतों के फुकदान का सबब इन इलाकों की शदीद सर्द और गर्म आबो हवा रही है। यानी कि भारत का जो शुमाली हिस्सा है और जो शुमाल मगरिबी इलाका है उन इलाकों में ज़्यादा सनती तरक्की नहीं हुई है। उसका सबब है शदीद गर्म और शदीद सर्द आबो हवा, यानी कि इन इलाकों के अंदर गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। इस वजह से इन इलाकों में सनती तरक्की ज़्यादा नहीं हुई है। इसी तरह आबो हवाई हालात में होने वाली तब्दीलियाँ, यानी कि बहुत सारे ऐसे इलाके रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा आबो हवाई तब्दीली होते रहती है। मसलन
बार बार होने वाली कहत साली। तो कुछ इलाके ऐसे रहते हैं वहाँ पर बार बार कहत साली के हालात पैदा होते हैं, या कुछ इलाकों में बार बार सैलाब आते हैं। तो ऐसे इलाकों में भी सनतों की तरक्की नहीं होती है, क्योंकि ये सनतों के फ़रोग में रुकावट बन जाते हैं। इसके बरखिलाफ मोतदिल आब हवा सनतों के फ़रोग के लिए निहायत मुवाफिक होती है। यानी कि जिन इलाकों में मोतदिल आब हवा पाई जाती है, ऐसे इलाके सनतों की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा मुवाफिक होते हैं। मसलन भारत के मगरिबी साहिल की आब हवा, तो भारत का जो मगरिबी साहिली इलाका है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सनती तरक्की हुई है, क्योंकि इस इलाके में मोतदिल किस्म की आब हवा पाई जाती है। ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना बहुत ज़्यादा सर्द इलाके है ये, इसलिए यहाँ पर सनती तरक्की मगरिबी साहिली इलाकों में ज़्यादा हुई है। इब्तिदा में जब कपड़ा साजी की सनतों में मसनूई धागों और मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता था, सूती धागे बनाने के लिए मरतूब आब हवा की ज़रूरत पड़ती थी। तो जिस दौरान इब्तदाई दौर के अंदर जब मशीनरीज़ और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुई थी, तो पहले जो धागे होते थे वो हाथ से चरखे की मदद से बनाए जाते थे बिना मशीनरीज़ का इस्तेमाल करते हुए। तो इसके लिए सूती धागा बनाने के लिए मरतूब आब हवा की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि खुश्क आब हवा में सूती धागे बार बार टूट जाते थे। यानी कि इसके लिए सूती धागे के लिए मरतूब आब हवा जो है वो बहुत ज़्यादा साजगार होती है। और अगर खुश्क आब हवा के इलाकों में अगर हम सूती सनत की शुरुआत करेंगे तो वहाँ पर सूती धागे जो रहते हैं वो बार बार टूट जाते थे। तो नतीजतन ज़्यादातर सूती कपड़ों के कारखाने महाराष्ट्र और गुजरात के साहिली इलाकों में कायम हुए। तो अगर हम देखें ज़्यादातर सूती कपड़ों की सनतें जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के जो साहिली इलाके हैं यहाँ पर कायम की गई है, क्योंकि इन साहिली इलाकों की आबो हवा जो है वो मरतूब आबो हवा है समंदर से करीब होने की वजह से, जिसमें धागा टूटता नहीं है और एक अच्छा कपड़ा उस इलाकों में तैयार होता है सूती कपड़े का। तो इसलिए ये सनतें ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात के साहिली इलाकों में कायम हुई है। आजकल खुश्क इलाकों में मसनूई तौर पर मशीनों के ज़रिए रुतूबत पैदा की जाती है। यानी कि अभी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होने की वजह से जो खुश्क इलाके होते हैं उनमें मसनूई तौर पर यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से मशीनों के ज़रिए जो है वो रुतूबत पैदा की जाती है, लेकिन इसकी वजह से तैयार शुदा कपड़ों की लागत में इजाफा हो जाता है। यानी कि अगर हम मशीनों के ज़रिए रुतूबत पैदा करेंगे तो मशीनों का खर्च ज़्यादा बढ़ेगा, बिजली का इस्तेमाल होगा, तो उसका जो अखराजात रहेंगे पैदावारी लागत के वो भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद नंबर 2, खाम माल की दस्तयाबी। सनतों में इस्तेमाल होने वाले खाम माल ख़ास तौर पर खेतों, कानों, जंगलात और माहीगिरी के इलाकों से आते हैं। तो सनतों के अंदर जो अहम काम जो अंजाम दिया जाता है, जो पैदावार अंजाम दी जाती है, ज़्यादातर वो पैदावार खाम माल की वजह से ही होती है। खाम माल अगर सनतों को नहीं मिलेगा तो उससे कोई दूसरी तैयार शुदा पैदावार भी हम नहीं कर सकते। तो इसलिए खाम माल जो है ये बहुत ही अहम अवामिल है किसी भी सनतों के क़याम के लिए। और ये खाम माल कहाँ से मिलता है सनतों को? जो इब्तदाई शोबा है, इब्तदाई सरगर्मियाँ हैं, उसका ये तैयार शुदा अशिया होती है, यानी कि उसका एक आखिरी फाइनल प्रोडक्ट होता है जिसका इस्तेमाल सानवी सरगर्मियों में सनतों में किया जाता है खाम माल के तौर पर। तो इन सनतों को खाम माल खेतों से मिलता है। उसके अलावा कानकुनी, जहाँ पर कानकुनी की जाती है, कानों से मिलता है। जंगलाती इलाकों से खाम माल मिलता है सनतों को, और माहीगिरी के इलाकों से खाम माल जो है सनतों को हासिल होता है। इसीलिए सनतों का क़याम इनमें लगने वाले खाम माल की खुसूसियात की बिना पर होता है। यानी कि सनतों का क़याम भी ऐसे इलाकों में किया जाता है उनमें जो खाम माल इस्तेमाल किया जाता है उनकी क्या है खुसूसियात है, इस बिना पर सनतों का क़याम किया जाता है। तो खुसूसियात मतलब
तो कुछ खाम माल जो रहते हैं सनतों में इस्तेमाल होने वाले, वो जल्द सड़ने और गलने वाले होते हैं, यानी कि एक बार उनकी पैदावार होने के बाद वो बहुत जल्दी सड़ते और गलते हैं। ज़्यादा वजनी होते हैं, जिस्मावर होते हैं कुछ खाम माल, वज़न घटने वाले होते हैं। तो ये इसकी खाम माल की खुसूसियात होती है। तो इन खुसूसियात की बिना पर सनतों का क़याम किया जाता है। मसलन गन्ना वगैरह, तो इन सनतों को खाम माल के ज़खायर के करीब ही कायम किया जाता है। तो जिन सनत में मिसाल के तौर पर जो शक्कर साजी की सनत है, वो ज़्यादातर जहाँ पर गन्ने की पैदावार की जाती है, ऐसे इलाके में ही शक्कर के कारखाने जो है वो कायम किए जाते हैं, क्योंकि गन्ना जो है ये जल्द सड़ने गलने वाला खाम माल है। इसलिए शक्कर के कारखाने गन्ने के करीब के मकाम में ही कायम किए जाते हैं। इन्हीं असबाब की बिना पर पटसन के कारखाने, शक्कर के कारखाने ज़्यादातर खाम माल के ज़खायर के करीब में लगाए जाते हैं। इसी तरह ऐसी सनतें जिसमें मकामी तौर पर दस्तयाब फलों पर सनती अमाल करके मुख्तलिफ अशिया बनाई जाती है, इनके कारखाने भी खाम माल के ज़खायर के करीब ही कायम किए जाते हैं। तो ऐसी सनतें जिनमें जो फलों का इस्तेमाल किया जाता है खाम माल के तौर पर और फलों पर अमाल करके मुख्तलिफ अशिया बनाई जाती है, तो ऐसे कारखाने भी जहाँ पर फलों की पैदावार होती है उनके ज़खायर के करीब ही ये सनतें कायम की जाती है। मसलन महाबलेश्वर और नागपुर के करीब पर मुनसिर फलों पर मुनसिर कायम होने वाली सनतें। तो ऐसी सनतें ज़्यादातर जिनमें जो फलों पर मुनसिर है वो महाराष्ट्र के अंदर महाबलेश्वर और नागपुर के इलाकों में कायम की जाती। तो ये सनतें मिसाल के तौर पर जैम बनाती है, जेली, मुरब्बे और मशरूबात की साजी करती है। नंबर 3, पानी और तवानाई बिजली की फराहमी। तो सनतों में किसी भी आमाल को करने के लिए बड़े पैमाने पर पानी और बिजली की ज़रूरत होती है। तकरीबन सभी तरह के सनतों में मुख्तलिफ आमाल, मसलन सर्द करने, गलाने और धोने के लिए कसीर मिकदार में पानी की ज़रूरत होती है। इसीलिए सनतों को दरियाओं, नदियों और झीलों के किनारे कायम किया जाता है। तो ऐसी सनतें जिनमें बड़े पैमाने पर पानी की ज़रूरत होती है, तो ऐसी सनतें दरिया और झीलों के किनारे कायम की जाती है। सनतों में तवानाई के लिए कोयले, मादनी तेल और बिजली का इस्तेमाल होता है। तो सनतों में किसी भी मशीन को चलाने के लिए उन्हें तवानाई की ज़रूरत होती है, और ये तवानाई मशीनरीज को कहाँ से मिलती है? वो कोयले से मिलती है, मादनी तेल और बिजली से ये तवानाई जो है सनतों में हासिल होती है। इसीलिए ऐसी सनतों में जिसमें बड़े पैमाने पर कोयले का इस्तेमाल होता है उन्हें कोयले के ज़खायर के करीब कायम किया जाता है। तो ऐसी सनतें जिनमें कोयले के ज़रिए तवानाई हासिल की जाती है, तो उन्हें ज़्यादातर जहाँ पर कोयले के ज़खायर यानी कि कोयले की कानकुनी की जाती है उसके करीब में ही कायम किया जाता है, क्योंकि कोयला जो एक वज़नदार खाम माल है और नकलो अमल का खर्च भी उसे ज़्यादा आता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो इस पर कोयले पे मुनसिर जो सनतें होती है तवानाई के लिए, वो ज़्यादातर कोयले के ज़खायर के इलाकों में ही कायम की जाती है। उसके अलावा बिजली और मादनी तेल को तारों और पाइपलाइनों के ज़रिए दूर दराज इलाकों तक बआसानी पहुंचाया जा सकता है। तो जिन सनतों के अंदर बिजली और मादनी तेल का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे इलाकों में बिजली को और मादनी तेल को तार यानी कि वायर और पाइपलाइन के ज़रिए हम किसी भी इलाके तक, दूर दराज के इलाके तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसलिए तवानाई के इन ज़राए पर मुनासिब सनतों को इनकी पैदावारी इलाकों में कायम करना ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी सनतें जिनमें तवानाई जो है वो बिजली से और मादनी तेल से हासिल की जाती है,
उन इलाकों में कायम करना ज़रूरी नहीं होता है सनतों को, क्योंकि इन्हें बिजली को और मादनी तेल को हम आसानी से पाइप और तार के ज़रिए किसी भी दूर के इलाकों तक हम उसे पहुंचा सकते हैं। नंबर 4, मुंतखबा ज़मीन, मकाम और ज़मीन की दस्तयाबी। तो किसी भी इलाके में सनत को कायम करने के लिए उस इलाके में ज़मीन की दस्तयाबी होना बहुत ज़रूरी होता है। सनतों के फ़रोग में मुंतखबा मकाम को भी बड़ी अहमियत हासिल है। सनतों की मुंतखबा मकाम का हमवार और आमोदरफ के ज़राए से पूर्ण होना निहायत ज़रूरी होता है। यानी कि जिन इलाकों में हमें सनत कायम करना है उस मकाम का हमवार और आमोदरफ के ज़राए से पूर्ण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सनतों की तामीर के लिए वसी व अरीज़ हमवार इलाकों की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि किसी भी सनत को तामीर करने के लिए एक वसी व अरीज़ और हमवार इलाके की ज़रूरत पड़ती है। शुरुआत में सनतें शहरी इलाकों के अतराफ में कायम की जाती थी। तो ज़्यादातर जो सनतें थी वो शहरी इलाकों के अतराफ में कायम की जाती थी। यहाँ सनतों का इर्तिकाज़ ज़्यादा होता था, लेकिन अब हमवार ज़मीनों की दस्तयाबी की फुकदान और ज़मीनों की कीमतों के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से सनतों को देही इलाकों में कायम करने का रुझान बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम आज देखें शहरी इलाकों में सनतों का इर्तिकाज़ यानी कि एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा सनतें कायम हुई है और शहरी इलाकों में अभी हमवार ज़मीन की किल्लत हो गई है और ज़मीन की कीमतें भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो लोग हैं अभी सनतें ज़्यादातर शहरों के मुकाबले में अभी देही इलाकों में कायम कर रहे हैं और इसका रुझान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देही इलाकों में खुली और हमवार ज़मीन बहुत ज़्यादा मौजूद होती है और उनकी कीमतें भी कम होती है शहर के मुकाबले में। इसलिए अभी ज़्यादातर जो सनतें हैं वो देही इलाकों में भी कायम की जा रही है। मसलन पुणे में चाकन और कोकन में चिपलून में लोटे परशुराम सनती इलाकों का कायम होना। तो हम पुणे के जो देही इलाके हैं जिनमें चाकन और कोकन में जो इलाका है चिपलून, तो इनमें एक सनती इलाका जो है वो तैयार हुआ है देही इलाके के अंदर, जिसका नाम है लोटे परशुराम सनती इलाका, जो इन देही इलाकों में कायम हुआ है। उसके बाद है अगला अवामिल, वो है माशी अवामिल, इकोनॉमिक फैक्टर। तो माशी अवामिल में है सबसे पहले मजदूर, उसके बाद है आमोदरफ, नंबर 3 बाजार से नज़दीकी, नंबर 4 सरमाया। तो नंबर 1 मजदूर। मुख्तलिफ अक़साम के सनतों में मुख्तलिफ सलाहियतों के मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अलग अलग सनतों के अंदर अलग अलग तरह के मजदूरों की ज़रूरत होती है। मसलन तामीराती सनतों, कानकुनी और कपड़ा साजी की कारखानों में बड़े तादाद में नीम हुनरमंद मजदूरों की ज़रूरत होती है, जबकि ग़िज़ाई अशिया बनाने के सनतों, ज़ेवरात बनाने के सनतों में हुनरमंद मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि मजदूरों की भी अलग अलग किस्में होती है, हुनरमंद, नीम हुनरमंद और गैर हुनरमंद, इस तरह के मजदूर होते हैं। तो कुछ सनतों के अंदर नीम हुनरमंद मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ज़्यादा उनमें कोई हुनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तामीराती सनत, उसके अलावा कानकुनी की सनत और कपड़ा साजी की सनत में नीम हुनरमंद मजदूर की दरकार होती है। और जो ग़िज़ाई अशिया बनाने की सनतें, ज़ेवरात बनाने वाली सनतें, तो इसमें हुनरमंद मजदूरों की ज़रूरत होती है। सनतों में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ जाने के बावजूद आज भी बहुत सारे सनतों में बड़े पैमाने पर मजदूरों की ज़रूरत रहती है। तो अभी मशीनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है सनतों में। बहुत सारे काम जो है सनती काम वो मशीनों के ज़रिए अंजाम किए जाते हैं, जिसमें वक्त और
सरमाए की बचत होती है, लेकिन इसके बावजूद आज भी बहुत सारी ऐसी सनतें हैं जिनमें बड़े पैमाने पर मजदूरों की ज़रूरत रहती है। यही वजह है कि सनतों को वही कायम किया जाता है जहां आसानी से हर किस्म के मजदूर दस्तयाब हो जाए। तो ज़्यादातर सनतें ऐसे इलाकों में कायम की जाती है जहां पर उन्हें आसानी से हर किस्म के मजदूरों की दस्तयाबी हो जाए। नेज़ सनतों के अतराफ में मजदूरों के कॉलोनियाँ पाए जाने की एक अहम वजह भी मजदूरों की दस्तयाबी ही है। तो ऐसे बहुत सारे सनती इलाके जिनके अतराफ में उसमें काम करने वाले जो मजदूर है उनकी कॉलोनियाँ वहाँ पर बन गई है, और इन कॉलोनियों से ही उन सनतों को फिर मजदूर जो है वो दस्तयाब होते हैं मजदूर की कॉलोनियों से। उसके बाद है आमोदरफ। तो आमोदरफ के अखराजात और अशिया की नकल अमल में लगने वाले वक्त को माशी फासला कहते हैं। तो आमोदरफ का जो भी अखराजात होते हैं, जो भी खर्च होते हैं, और अशिया की जो नकल अमल में जो वक्त लगता है उसके बिना पर हम उसे कहते हैं माशी फासला। और ये फासला जितना ज़्यादा होगा उतने कीमत जो रहेंगी वो अशिया की उसमें इजाफा होता जाता है, और अगर माशी फासला कम होगा तो अशिया की कीमत में भी कमी आती है और कम कीमत में वो सारिफ को मुहैया किया जाता है। आमोदरफ के कम अखराजात किसी सनत की क़याम का बुनियादी अमल होते हैं, यानी कि हर सनत चाहती है कि उसके आमोदरफ के अखराजात को कम करे। उनका मेन अहम काम यही होता है कि वो कम से कम अखराजात में नकल अमल को अंजाम दे। ज़्यादा वज़नी, जसीम और जल सड़ गलने वाली अशिया की नकल अमल के अखराजात ज़्यादा होते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा वज़नी होती है और जल्दी से सड़ने वाली होती है, ऐसी सनत की नकल अमल के अखराजात जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसी तरह दूर दराज मकामात पर भेजे जाने वाली अशिया की आमोदरफ्त के अखराजात भी ज़्यादा होते हैं, यानी कि जितने ज़्यादा फासले पर हमें चीज़ों को भेजना है वो फासला जितना ज़्यादा रहेगा तो अखराजात भी उतने ज़्यादा होते हैं। मसलन कोयले की नकल अमल, तो कोयले की नकल अमल के अखराजात बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वज़नी और जसीम होता है। इसके बरखिलाफ हल्की वज़न वाली और ना गलने व सड़ने वाली अशिया को दूर दराज के मकामात से मंगवाने और भेजने दोनों के अखराजात भी निस्बतन कम लगते हैं। तो ऐसी अशिया जो वज़न में हल्की होती है और ना सड़ने गलने वाली होती है तो उनको मंगवाने और भेजने के अखराजात जो है वो कम होते हैं ज़्यादा वज़नदार अशिया के मुकाबले में। इनको आबी रास्तों से भी मंगवाया जा सकता है। ऐसी अशिया बनाने वाली सनतों को आम तौर पर बंदरगाहों और दरियाओं के किनारों पर कायम किया जाता है। तो ऐसी सनतें जिनमें हल्की और ना सड़ने गलने वाली अशिया की आमोदरफ्त की जाती हो तो वो ज़्यादातर दरिया के किनारे और बंदरगाहों के अतराफ में उन्हें कायम किया जाता है। मसलन कपड़ा साजी के कारखाने, पटसन के कारखाने और कागज़ साजी के कारखाने वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये हल्की होते हैं वज़न में और सड़ने वाले भी नहीं होते। कपड़ा भी सड़ता नहीं है, पटसन और कागज़ भी जो है वो ख़राब नहीं होता। इसलिए इन्हें जो आबी रास्ते होते हैं बंदरगाहें और दरियाओं के किनारों पर इन्हें कायम किया जाता है ताकि उन्हें उनकी आबी रास्तों के ज़रिए नकल अमल की जा सके। इसके बाद है बाज़ार से नज़दीकी। अशिया साजी के तमाम अमाल बेकार बेअसर होंगे अगर तैयार शुदा अशिया को बाज़ार ना पहुंचाया जा सके, यानी कि जो भी अमाल किए जाते हैं अशिया को तैयार करने के लिए उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। वो तमाम अमाल बेकार और बेअसर होंगे जब तक हम अशिया को बाज़ार तक ना पहुंचाए। तैयार शुदा अशिया की खपत के लिए बाज़ार का करीब होना निहायत ज़रूरी, यानी कि जो भी चीज़ हम तैयार करते हैं उसे बेचने के लिए बाज़ार का करीब होना बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ार के करीब होने से अशिया की आमोदरफ़ के खर्च में कमी होती है।
तो जितना करीब में हम बाजार की सनतें होंगी हमारी, उतना ही आमदोरफ्त का खर्च जो रहेगा वो बाजार तक पहुंचाने के लिए वो कम होगा अशिया को, और सारिफ को ये अशिया सस्ते दामों में हासिल हो जाती है। तो जो अगर आमदोरफ्त का खर्च भी कम होगा तो सारिफ को भी अशिया जो है वो सस्ते दामों में मिलती है। वजनी अशिया और जल्द खराब हो जाने वाली अशिया की फ़रोख्त के लिए बाजार का करीब होना निहायत ज़रूरी होता है। तो ऐसी अशिया जो बहुत ज़्यादा वजनी है और जल्द खराब होने वाली है, तो उनको फ़रोख्त करने के लिए बाजार का करीब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि उन्हें जल्द से जल्द बाजार तक पहुंचाया जा सके और उसे सारिफ तक पहुंचाया जा सके वहाँ से। कभी कभी अशिया की पैदावारी अमाल के दौरान पैदावारी अशिया जसीम और नाजुक हो जाती है, यानी कि कुछ अशिया ऐसी होती है जो जिनका खाम माल हल्का होता है, लेकिन जब तैयार हो जाती है अशिया तो बहुत ज़्यादा वज़नदार, और कुछ अशिया जो रहती है वो बनने के बाद बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। ऐसी अशिया बनाने वाली सनतों को आमतौर पर बाज़ारों के करीब ही कायम करना पड़ता है, ताकि जो आमदोरफ्त का खर्च है वो कम हो सके और बाज़ार को जल्द से जल्द और अशिया को जल्द से जल्द बाज़ार तक पहुंचाया जा सके। मसलन बेकरी की सनत, जिसमें तैयार शुदा माल केक अपने लगने वाले खाम माल से ज़्यादा वज़नी होता है, यानी कि बेकरी में जो केक तैयार किया जाता है इसका वज़न ज़्यादा होता है उसमें लगने वाले खाम माल के मुकाबले में, और जल्दी ख़राब होने वाला भी होता है जो बेकरी की सनत में चीज़ें तैयार करती है। इसीलिए बेकरी सनतों को आमतौर पर बाज़ारों यानी शहरों से करीब या शहरों ही में कायम किया जाता है। नंबर 4, सरमाया। सनतों को कायम करने के लिए बहुत ज़्यादा रुपये यानी सरमाए की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जितने भी पैदावारी अमल है उसमें हमें सरमाए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर ज़मीन खरीदने के लिए सरमाए की दरकार होती है, उसके अलावा मज़दूरों की उजरत, मशीन खरीदने के लिए, खाम माल खरीदने के लिए, नकल अमल के लिए बड़े पैमाने पर सनतों को कायम करने में सरमाए की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए सनतें उन इलाकों में कायम की जाती है जहाँ बैंकों और मालियाती सहूलियात यानी मालियाती अदारे आसानी से दस्तयाब और मौजूद हो। और ये भी एक हकीकत है कि मालियाती अदारे और सरमाया फराहम करने वाले और भी दीगर अदारे आमतौर पर उन्हीं इलाकों में कायम किए जाते हैं जहाँ सनतें कायम हुई है। तो ऐसे इलाकों में सनतें कायम की जाती है ज़्यादातर जहाँ पर बैंकों और जो मालियाती अदारे हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं, और आसानी से सनतों में जो है उन्हें आसानी से सरमाया बैंकों और मालियाती अदारों से हासिल होता है। और मालियाती अदारे भी ज़्यादातर ऐसे इलाकों में कायम होते हैं जहाँ पर पहले से सनतें मौजूद हो। मिसाल के तौर पर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली वगैरह शहरों के सनती मराकीज़ होने के सबब ही वहाँ आला सतह की बैंकों और मालियाती अदारों की सहूलियात मौजूद है, यानी कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली जो शहर है ये बड़े बड़े सनती मराकीज़ है, और सनती मराकीज़ होने की वजह से वहाँ पर जो आला सतह के जो बैंकें हैं या मालियाती अदारे इन इलाकों में मौजूद हैं, जबकि दीगर शहरों में ये सहूलियात निस्बतन कम है। तो दिल्ली, मुंबई के मुकाबले में जो दीगर शहर होते हैं वहाँ पर इतने आसानी से जो बैंक या जो अदारे हैं मालियाती अदारे वो इतने आसानी से हमें बड़े बड़े अदारे नहीं दिखाई देते। आजकल देही इलाकों में भी बैंकों की बेहतर सहूलियात मुहैया हो जाने पर बहुत सारे सनतों का क़याम देही इलाकों में अमल में आ रहा है, यानी कि आजकल जो है देही इलाकों में भी बैंक जो है वो शुरू हुए हैं, मालियाती अदारे शुरू हुए, जिसकी वजह से उन इलाकों में भी आसानी से
सरमाया हासिल किया जाता है बैंकों के ज़रिए से। तो इसलिए देही इलाकों में भी अभी सनतों का क़याम जो है वो हो रहा है। उसके बाद है सियासी अवामिल, पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो इसमें सियासी अवामिल में है हुकूमत की पॉलिसियाँ, और दूसरा है मखसूस माशी इलाकों का क़याम। नंबर 1, हुकूमत की पॉलिसियाँ। हुकूमत की पॉलिसियाँ भी किसी मखसूस इलाके में सनतों के कायम होने और कायम ना होने पर असरअंदाज होती है। यानी कि हुकूमत कुछ ऐसी पॉलिसियाँ बनाती है कि उस इलाके में हम सनतें कायम कर सकते हैं और कुछ इलाकों में हम सनतों का क़याम नहीं कर सकते। बाज़ इलाकों में हुकूमत कुछ मखसूस सनतों को कायम करने की तरगीब देती है, यानी कि बढ़ावा देती है कि आप इन इलाकों में सनतों का क़याम करें, और इसके लिए वो बहुत सारी सहूलियात और रियायतें देती है। यानी कि उन इलाकों में सनतों का क़याम करने के लिए हुकूमत जो है, जो सनतें कायम करने वाले लोग हैं, उन्हें बहुत सारी सहूलियात और रियायतें देती है। मसलन हुकूमत खुद सस्ती ज़मीनें फराहम करती है, मालियाती मदद करती है, पानी, आमोदरफ़ के ज़राए, रस्ल व रसायल की खिदमत मुहैया करती है। यानी कि अगर आप उन इलाकों में सनतों का क़याम करेंगे तो हुकूमत आपको सस्ती ज़मीन फराहम करेंगी, मालियाती मदद देंगी, यानी कि सरमाया फराहम करेंगी, पानी फराहम करेंगी, आमोदरफ़ के ज़राए फराहम करेंगे, और रस्ल व रसायल की खिदमत भी जो है वो मुहैया कराती है। उसके अलावा टैक्स में खुसूसी रियायतें देती है, यानी कि कम टैक्स जो है उस आपसे लेती है, जिसकी वजह से उस इलाके में सनती तरक्की जो है वो होती है। इसी तरह किसी माशी तौर पर पसमानदा इलाकों को तरक्की देने के लिए उन इलाकों में सनतें कायम करती है, और ऐसे पसमानदा इलाकों में सनतों को कायम करने के लिए सरमायाकारों और सनतकारों को मुख्तलिफ तरह की रियायतें, मसलन टैक्स में छूट, बाज़ारकारी के लिए मुफ्त मशवरे, बरामदात व दरामदात की सहूलियात वगैरह फराहम करती है। यानी कि हुकूमत चाहती है जो माशी तौर पर पसमानदा इलाके, जो पिछड़े इलाके हैं, जिनकी तरक्की नहीं हो सकी है, तो वो सरमायाकार और सनतकारों को कहती है कि आप इन इलाकों में, पसमानदा इलाकों में जाकर सनतों का क़याम करें, और इन इलाकों में अगर आप सनतें कायम करेंगे तो आपको टैक्स में छूट दी जाएंगी। उसके अलावा बाज़ारकारी के लिए मुफ्त में मशवरे मिलेंगे। उसके अलावा बरामदात और दरामदात की सहूलियात भी आपको फराहम की जाएंगे। तो हुकूमत के इस किस्म की पॉलिसी की वजह से माशी तौर पर पसमानदा इलाकों में सनतों का क़याम अमल में आता है, और वो इलाका माशी तौर पर तरक्की करने लगता है। तो इन तमाम रियायतों और छूट की वजह से जो पसमानदा इलाकों में सनतें कायम होती है, वो भी धीरे धीरे तरक्की करना शुरू होता है, और इसकी वजह से माशी अदम मसावात में भी कमी वाक़या होती है। यानी कि माशी अदम मसावात, यानी कि एक इलाका जो है उसमें बहुत ज़्यादा सनतें मौजूद होती है, और जो पसमानदा इलाके होते हैं वहाँ पर सनती तरक्की नहीं होने की वजह से वो पिछड़े हुए रहते हैं। तो इसमें जो माशी तरक्की में अदम मसावत पाई जाती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। मसलन हुकूमत महाराष्ट्र की MIDC की पॉलिसी नेज़ हुकूमत महाराष्ट्र के वो सनती पॉलिसी जिसके तहत D जमात और उसके आगे के सनती इलाकों को जो सहूलियात मिलती है, यानी कि महाराष्ट्र ने की हुकूमत ने अलग अलग जो है सनती इलाकों का क़याम किया है अलग अलग इलाकों में। मिसाल के तौर पर जिसे हम MIDC कहते हैं, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन। तो अलग अलग खित्तों में, अलग अलग शहरों में ये इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो कायम हुए है। तो इसके अंदर हुकूमत जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात जो है सनतों के क़याम के लिए फराहम करती है, और कुछ इलाके जो है उनकी कैटेगरी भी बनाई है, ABCD इस तरह की जमातें जो है हुकूमत ने तैयार की है। तो ABCD जो है उसमें से ABC जो है ये इलाकों में बहुत ज़्यादा सनतें पाई जाती है, लेकिन
जो डी का इलाका है, डी जमात है, या डी से और आगे की जो जमातें है ई एफ जो है, तो अगर आप डी या डी से आगे की जो जमात है MIDC एरिया के अंदर अगर आप उसमें सनतों का क़याम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलियात जो है हुकूमत की जानिब से आपको फराहम की जाएंगी सनतों के क़याम के लिए, क्योंकि डी जो इलाका है सनतों का वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए इलाकों में इसका क़याम किया जाता है। इसी तरह हुकूमत अपने मंजूर करदा पॉलिसियों की मदद से किसी मखसूस इलाके में सनतों के क़याम की हौसला शिकनी और पाबंदी भी आयद कर देती है। यानी कि कुछ इलाकों में हुकूमत जो है वो सनतों को कायम करने के लिए बढ़ावा देती है, उन्हें इनकरेज करती है, तो कुछ इलाकों में सनतों को कायम करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा देती है और उन्हें डिस्करेज करती है, यानी कि उनका हौसला शिकनी करती है कि आप उन इलाकों में सनतों को कायम नहीं कर सकते। तो उनकी बहुत ज़्यादा अलग अलग वजह हो सकती है। मिसाल के तौर पर कुछ माहौलियाती मसाइल होते हैं और कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा सनतों का क़याम हो जाता है, यानी कि जो मुंबई, उसके अलावा ठाणे, नासिक के जो इलाके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सनतें मौजूद है। तो ऐसे इलाकों में हुकूमत चाहती कि इन इलाकों से बाहर के इलाकों में सनतें कायम किए जाए, तो वो इन मुंबई, पुणे, नासिक से बाहर के इलाकों में सनतें कायम करने के लिए हौसला अफजाई करती है जो सनतकार होते हैं उन्हें, और यहाँ पर सनतें कायम करने से उनकी हौसला शिकनी करती है जहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा सनतें मौजूद हो। या फिर मसलन बाज़ साहिली इलाकों में सनतें कायम करने पर सख्त पाबंदी है। इसके अलावा ऐसे इलाके जो माहौलियाती लिहाज से बड़े हसास है, वहाँ भी हुकूमत सनतों को कायम नहीं होने देती। तो ऐसे इलाके जो साहिली इलाकों के करीब के इलाके होते हैं, उन इलाकों में भी सनतें कायम करने पर पाबंदी लगाती है, ताकि जो माहौल है उसको उसकी हिफाजत की जा सके, जो तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और जो कुछ ऐसे इलाके हैं माहौलियाती लिहाज से बड़े हसास, बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो उनको भी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उन इलाकों की हिफाजत के लिए भी हुकूमत ऐसे इलाकों में सनत कायम करने नहीं देती है। तो इस तरह से हुकूमत की पॉलिसी जो है वो सनतों के क़याम पर असरअंदाज करती है। उसके बाद है मखसूस माशी इलाकों का क़याम। तो बहुत सारे ममालिक की हुकूमतें ऐसे इलाकों के क़याम में मदद करती है जिन्हें ख़ास तौर पर सनती पैदावार के लिए कायम किया जाता है। तो ऐसे एक मखसूस इलाकों का क़याम किया जाता है जिनमें मुख्तलिफ़ तरह की सनतें जो है वो एक ही इलाके में कायम की जाती है, जिसे मखसूस माशी इलाका कहते हैं। इंग्लिश में इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। भारत में ऐसे इलाके को मखसूस माशी इलाका कहा जाता है। मखसूस माशी इलाका, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसे कहा जाता है। ये जुग्राफियाई तौर पर वाज़े निशान ज़दा इलाके हैं, यानी इनके वज़ा जुग्राफियाई हुदूद होती है, यानी कि इनके एक इलाका जो पर्टिकुलर एक उनकी बाउंड्रीज बनाई जाती है और मखसूस इलाका कहा जाता है उन्हें सनतों का। ये इलाके निजी शोबों, अवामी शोबों या अवामी निजी हिस्सेदारी मॉडल के बुनियाद पर फ़रोग पाते, यानी कि इसे कोई निजी आदमी भी बना सकता है वहाँ पे सनतें, जैसे कि रिलायंस, टाटा, बजाज। और अवामी शोबा यानी कि जो हुकूमत की सनतें उनका भी इसमें क़याम किया जा सकता है, या फिर उनकी पार्टनरशिप के ज़रिए, यानी कि अवामी और निजी हिस्सेदारी दोनों एक साथ मिलकर उसमें काम करती है सनतों के क़याम का। इन्हें ख़ास तौर पर मियारी बरआमदी अशिया की पैदावार को बढ़ावा देने, उसके इजाफा करने के लिए कायम किया जाता है। तो इस ऐसे इलाकों का क़याम का मकसद होता है उसमें जो बरामदी अशिया है मुल्क की, उसकी पैदावार को बढ़ाया जा सके, ये उनका अहम मकसद होता है, और उस अशिया की तिजारत की जा सके दूसरे ममालिक से। ऐसे मखसूस माशी इलाके बहुत सारी सनतों के लिए बड़े पुरकशिश होते हैं। तो ऐसे जब माशी इलाके बनाए जाते हैं
जहाँ पर बहुत सारी सनतों का क़याम होता है, तो ऐसे इलाकों में सनतें कायम करने के लिए दूसरे सनत होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, पुरकशिश होते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम इन इलाकों में आकर सनतें कायम करें और इन्हें अपने इलाके को कायम करने पर रागिब करते हैं, यानी कि इन्हें अपनी सनतें इन इलाकों में कायम करने पर रागिब करते हैं। मसलन मुंबई में सांता क्रूज के करीब सिब्स का इलाका, तो मुंबई में जो सांता क्रूज है वहाँ पर इस तरह का मखसूस माशी इलाके का क़याम किया गया है जिसका नाम है सिब्स। तो यहाँ पर बहुत सारी जो सनतें हैं वो अट्रैक्ट होती है और इन इलाकों में सनतों का क़याम करती है। उसके बाद है दीगर अवामिल। तो दीगर अवामिल में पहला है महले वकू की तकसीम और दूसरा है सनती इर्तिकाज़। तो नंबर 1 महले वकू की तकसीम। बाज़ सनतों में आमोदरफ्त के मुसारिफ को कम करने के लिए पैदावारी अशिया के मुख्तलिफ पैदावारी मराहिल को एक मकाम पर अंजाम ना देते हुए मुख्तलिफ मकाम पर अंजाम दिया जाता है, यानी कि बहुत सारी ऐसी सनतें हैं जिनमें आमदरफ़ के अखराजात को कम करने के लिए जो पैदावारी अमल होता है उन्हें अलग अलग हिस्सों में अंजाम दिया जाता है, यानी कि एक अशिया के जो अलग अलग पुर्जे होते हैं उन्हें मुख्तलिफ मकाम पर बनाया जाता है। मसलन मोटर साजी और मोबाइल के सनतों में मोबाइल और मोटर कार के मुख्तलिफ पुर्जों को मुख्तलिफ जगहों पर बनाया जाता है, ढाला जाता है और फिर उन्हें तमाम पुर्जों को किसी एक मकाम जो कि आम तौर पर बाज़ार यानी शहरों से करीब होते हैं या शहरों ही में होते हैं जोड़ा जाता है, यानी कि मोबाइल की सनत में और मोटर कार की जो सनत में उसके अलग अलग जो पार्ट होते हैं, अलग अलग जो पुर्जे होते हैं मशीनों के या बॉडी पार्ट्स के, उन्हें अलग अलग जगह पर बनाया जाता है, अलग अलग जगह पर उन्हें ढाला जाता है और फिर एक जगह पर इन चीज़ों को लाया जाता है और एक जगह पर लाकर उन्हें जोड़ा जाता है, उन्हें असेंबल किया जाता है एक मकाम पर और उससे एक हतमी पैदावार यानी मोबाइल और मोटर कार तैयार हो जाती है। इस तरह इन पैदावारों के मुख्तलिफ जगहों पर तैयार होने से पैदावारी अशिया की लागत कम हो जाती है, यानी कि अलग अलग जगह पर तैयार करना और उसे एक जगह पर लाकर जोड़ने की वजह से उनकी जो अशिया की पैदावारी लागत होती है वो कम होती है, यानी कि कम कीमत में वो अशिया तैयार हो जाती है। इस तरह एक ही सनत से मुताल्लिक दीगर ज़िमनी सनतों के मुख्तलिफ मकामात पर कायम हो जाने को सनत के महले वकू की तकसीम कहते हैं, यानी कि एक ही सनत से ताल्लुक़ रखने वाली जो ज़िमनी सनतें होती है वो भी उन सनती इलाकों में कायम होती है और सनती इलाकों के सनत के महले वकू की तकसीम इसे कहा जाता है। नंबर 2 सनती इर्तिकाज़। किसी इलाके में मौजूद मुख्तलिफ सहूलियात की दस्तयाबी उस इलाके में सनतों के क़याम को जन्म देती है। इन सहूलियात को इस्तेमाल करते हुए तैयार शुदा सहूलियात की फराहमी की बुनियाद पर यहाँ सारे दीगर सनतें भी कायम हो जाती हैं, यानी कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत सारी सहूलियात जो है वो सनतों के लिए मौजूद होती है और इन सहूलियात की दस्तयाबी की वजह से उन इलाकों में बहुत सारी सनतों का क़याम जो है वो होता है और ज़्यादा सनतों के क़याम होने की वजह से जो तैयार शुदा सहूलियात होती है वहाँ पर वो दूसरी और सनतों को अपनी तरफ रागिब करती है और ये इलाका और ज़्यादा सनती इलाका जो है ये और ज़्यादा बढ़ते जाता है, जिसके नतीजे में ऐसे इलाके में सनतों का इर्तिकाज़ हो जाता है, यानी कि एक ही इलाकों में बहुत सारी सनतें पाई जाती है, उनका एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेशन एग्लोमरेशन हो जाता है बहुत सारी सनतों का और ये एक बहुत बड़ा सनती इलाका बन जाता है अलग अलग सनतों के क़याम की वजह से। इस किस्म की सनती इलाकों के क़याम पर मंदरजा बाला तबई व माशी अवामिल का कोई असर नहीं पड़ता है, यानी कि इस तरह के सनती इर्तिकाज़ के इलाकों में जो हमने तबई अवामिल देखे
और माशी अवामिल जो सनतों के महल वकूफ़ को असरअंदाज करते हैं, इन सनती इर्तिकास के इलाकों पर इन अवामिल का कोई भी असर यहाँ पर नहीं पड़ता है, यानी इन सनतों के क़याम में इनका कोई हिस्सा नहीं होता है। ये इतने ज़्यादा यहाँ पर सहूलियत होती है कि ये तमाम अवामिल का नहीं होना भी कोई ज़रूरी अमल नहीं होता है। इस किस्म के सनती हजूम या सनती इर्तिकाज़ वाले इलाकों के एक ख़ास खुसूसियत ये होती है कि यहाँ के तमाम तर सनतें एक दूसरे की ज़िमनी या तकमीली सनतों की हैसियत रखती है। तो इस सनती इर्तिकाज़ या हजूम का इस इलाके की अहम खुसूसियत ये होती है कि यहाँ पर जो भी सनतें पाई जाती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, यानी कि एक सनत का जो तैयार शुदा माल है, तैयार शुदा अशिया होती है एक सनत की, वो दूसरी सनत के अंदर खाम माल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है और ये सनतें एक दूसरे से जुड़ी हुई ज़िमनी या तकमीली सनतों की हैसियत ये रखती है, यानी एक सनत की तैयार शुदा पैदावार दूसरी सनत के लिए खाम माल के तौर पर इस्तेमाल होती है। मसलन लोहे की चादरें, यानी कि जो लोहे और फौलाद की सनतें जो लोहे की चादरें बनाती है, ये सनतें जो है चादरें लोहे की, ये इसकी लोहे फौलाद की जो है तैयार शुदा अशिया हो गई, और इन चादरों का इस्तेमाल जो है वो मोटर साजी की सनतों में किया जाता है खाम माल के तौर पर। तो इस तरह से लोहा और फौलाद की सनतें पे जो दूसरी सनतें मुनसर होती है, ऐसी सनतें भी इन इलाकों में कायम की जाती है। मसलन दुनिया में जहाँ जहाँ लोहे और फौलाद की सनतें कायम हैं वहाँ इन सनतों को फ़रोग हासिल हुआ है, जिसमें लोहे और फौलाद की सनत की पैदावार को बतौर खाम माल इस्तेमाल किया जाता है। तो जिन इलाकों में लोहे और फौलाद की सनतें कायम होती है तो उस पर मुनसिर जो दीगर सनतें होती है जो लोहे और फौलाद का इस्तेमाल उनमें खाम माल के तौर पर इस्तेमाल करती है, तो ऐसी सनतें भी उसके अतराफ़ में ही कायम की जाती है। मसलन बर्तन साजी की सनत, मोटर के पुर्जे और रेलवे इंजन बनाने की सनत वगैरह। तो जहाँ पर लोहे और फौलाद की सनत पाई जाती है उनके अतराफ़ में बर्तन साजी की सनत कायम होती है, मोटर के पुर्जे बनाने की सनत, रेलवे इंजन बनाने की सनत वगैरह इन इलाकों में कायम होती है। इन सनतों की वजह से यहाँ दीगर सनतों मसलन मोटर साजी, रेलवे इंजन, ट्रेनें, अशिया को डिब्बों में बंद करने की सनतों का क़याम अमल में आता है। तो इन तमाम सनतें जो है जहाँ पर लोहे और फौलाद की सनतें पाई जाती है, तो ये तमाम सनतें भी वहाँ पर मोटर साजी, रेलवे इंजन, ट्रेन, अशिया को डिब्बों में बंद करने की सनत, ये तमाम सनतें यहाँ पर कायम होती है। इसी तरह की सनती इर्तिकाज़ की वजह से पहले से मौजूदा शुदा सहूलियात की बुनियाद पर नई नई सनतों को खूब मुनाफा हासिल होता है और तरक्की पाती है। तो ऐसी सनतें जो है सनती इर्तिकाज़ की वजह से यहाँ पर पहले से मौजूदा जो सहूलियात होती है उस बिना के ऊपर इन्हें मुनाफा ज़्यादा होता है और जो पैदावारी लागत है वो कम होती है, जिसकी वजह से उनको मुनाफा भी ज़्यादा हासिल होता है और ये सनतें बहुत ज़्यादा तरक्की करती है एक दूसरे से करीब होने की वजह से। तो ये तमाम जो अवामिल थे ये सब किसी भी सनत के महल वकूफ़ पर असरअंदाज होते हैं और इसको बहुत ज़्यादा अहमियत है, एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा इस पर सवालात आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।